प्रोफेसर राम, कोविड निगेटिव होने के कितने समय तक एंटीबॉडीज बनी रहती है और क्या ये सभी स्ट्रेन से सुरक्षा करती है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे आपको पता है कि ज़्यादातर जो हमारे जो वैक्सीन्स हैं, ठीक है ना, वो जो वैक्सीन है वो दो तरीके के वैक्सीन है, यानी कि जब आपको पहला शॉट जब लगता है या आपको नेचुरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, तो ये प्राइमरी रेस्पॉन्स आता है बॉडी के अंदर। और प्राइमरी रेस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज बनते हैं उनको हम बोलते हैं आईजीएम। तो आईजीएम जो एंटीबॉडी है वो जनरली 2 से 4 दिन के अंदर बन जाते हैं इन्फेक्शन के बाद में, चाहे आपने वो वैक्सीन के थ्रू लिया हो या फिर आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ हो। उसके कम से कम 7 से 14 दिन के बाद में आपके जो एंटीबॉडी बनते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जो कि कोरोना वायरस को जो है न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करते हैं, जिनको हम बोलते हैं आईजीजी एंटीबॉडी, जिनको कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बोला जाता है। तो उनको बनने में जो कि हमको प्रोटेक्शन दे सकते हैं वो 7 से 14 दिन के बाद में बन पाते हैं। और अधिकांश बार देखा गया है कि एक लॉन्ग टर्म तक वो रहते हैं। फिर भी कब तक ये हमको प्रोटेक्शन देते हैं, तो जनरली जो है मैं बोलूंगा 3 months to 6 months इज द मैक्सिमम दैट आई कैन से। उसके ऊपर जाने के लिए बहुत सारे रिसर्च की अभी जरूरत है जो कि अभी कंप्लीट नहीं है। और दूसरा, जब हम डोज लेते हैं वैक्सीन का तो उसके बाद में हमारे जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी हैं वो सफिशिएंट हो जाते हैं ज्यादातर केसेस में वायरस को किल करने के लिए। वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज बनी है या नहीं, इसके लिए जांच कराने की जरूरत है या नहीं? जांच में अगर एंटीबॉडीज नहीं बनी है तो क्या करना होगा? हाँ, तो इसमें यह है कि जैसे यूएस में तो अभी उन्होंने एक गाइडलाइन वो लोग तैयार कर रहे हैं जिसके के ऊपर काम हो रहा है कि हम अपने न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को चेक कर लें। तो यदि हमारे एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव साइड के ऊपर हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हम जो है इस पर्टिकुलर कोरोना के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे या बच सकते हैं। लेकिन अभी तक इंडिया में ऐसा कोई गाइडलाइन या इस तरीके का कोई पर्टिकुलर, जो इसको हम कहते हैं कि कोई मानदंड तैयार नहीं हुआ है जिससे हम ये कह सकें कि आप एक कट ऑफ वैल्यू दे सकें कि यदि आपके एंटीबॉडी 30% बने हुए हैं या 40% बने हुए हैं तो आप प्रोटेक्टेड हैं, और यदि आपके इतने नहीं बने हैं तो आप प्रोटेक्टेड नहीं है। तो उस केस में एक गाइडलाइन अभी तक नहीं है। और यदि किसी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बने हैं तो क्या उसको बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए या कितने समय बाद दिया जाना चाहिए, या उसको क्या रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडीज जो उसके बॉडी में नहीं बन रहे हैं तो क्या उन एंटीबॉडीज को रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में बाहर से भी इंजेक्ट किया जा सकता है या नहीं। लेकिन इस प्रकार के एंटीबॉडी अवेलेबल हैं यूरोप में, यूएस में इसके जो गाइडलाइंस हैं वो निश्चित हो रहे हैं, काफी जगह में हो गए हैं। लेकिन इंडिया में अभी शायद इस प्रकार की कोई गाइडलाइन या मानदंड तैयार नहीं हुए हैं। अक्सर लोग जो है कई जगहों पे सैनिटाइजर छिड़क देते हैं और उस जगह का फिर पुनः इस्तेमाल करने लगते हैं। तो क्या केवल सैनिटाइजर छिड़क देने से वो जगह डिसइंफेक्ट हो जाती है कि जिस तरीके से हम हाथ रगड़ते हैं उस तरीके से हाथ को भी रगड़ना चाहिए या जगह को भी रगड़ना चाहिए कपड़े से सैनिटाइजर डालने के बाद? हाँ, तो इसमें यही कि जब हम सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं तो सैनिटाइजर का उपयोग जनरली लोग 2 प्रकार से करते हैं, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। कि एक तो जो आप स्प्रे के थ्रू यूज करते हो, तो जब आप स्प्रे के थ्रू यदि आप सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हो तो वो क्या करता है कि वो एक प्रकार का फिल्म बना लेता है उस सरफेस के ऊपर। तो जब वो स्प्रे के द्वारा जब एक फिल्म बन जाता है तो उसको रगड़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप जो है क्या है 1-2 जगह पे छोड़ छोड़ करके आप डाल रहे हो कि यहाँ डाला 2 ड्रॉप, फिर 2 ड्रॉप आगे डाला, फिर 2 ड्रॉप पीछे डाला, तो यदि ऐसी स्थिति में अगर आप ये डाल रहे हो सैनिटाइजर को तो वहां पर उसको रगड़ करके जो प्रोसेस है वो फिल्म बनाने का ही प्रोसेस है। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इस प्रकार के सैनिटाइजर स्प्रे लें, जो कि जब आप स्प्रे करोगे तो वो ऑटोमेटिक फिल्म वहां पर बन जाएगा। जैसे सेवलॉन का स्प्रे है या बाकी बहुत सारे स्प्रे हैं जो कि जैसे हम डिओडोरेंट यूज करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ए स्प्रे। तो स्प्रे यदि हम यूज करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक फिल्म बन जाएगा जो कि हमको इस प्रकार का प्रोटेक्शन देगा।
और हमको रगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जिन घरों में एक टॉयलेट है, उन घरों में, और मान लीजिए कि कोई पेशेंट संक्रमित है, तो ऐसे में उन घरों पे कैसे जो है रहा जाए, कैसे प्रिकॉशन लिए जाए, क्या किया जाए? हाँ, तो ऐसी स्थिति में यह है कि जो जैसे आपको पता है कि मैं यहाँ स्टॉकहोम में रह रहा हूँ स्वीडन में, और तो जनरली जो यहाँ पर गाइडलाइन है या यूएस में गाइडलाइन है, और खास करके इंडिया में तो फिर भी 2 बेडरूम का फ्लैट है तो वहां पर 2 टॉयलेट जनरली होते हैं, बट इफ यू कम टू यूरोप जनरली यू विल गेट लाइक ए 1 टॉयलेट इन ए 2 बेडरूम सेट, ठीक है ना। तो वहां पर गाइडलाइन यही है कि यदि आप 0.1% का यदि आप ब्लीच यूज करते हो, ठीक है ना, और अपने जो वेंटिलेटर्स जो हैं आपके वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, आपके विंडोज प्रॉपरली आपने ओपन रखे हैं, और जो दूसरा आपने एक बार यूज करने के बाद में आपने प्रॉपरली ब्लीच कर दिया है 0.1% सॉल्यूशन से, तो उसके बाद में 30 मिनट तक आप उसको छोड़ दीजिए, जिससे कि कोई नेक्स्ट जो व्यक्ति है वो उसको यूज कर सकता है। तो आई थिंक वी कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन।